तो हमारे साथ लगातार, क्योंकि लगातार जीत की जो तस्वीरें हैं वो सभी जगह से सामने आ रही है, महाराष्ट्र से, झारखंड से, लेकिन अब उपचुनाव में जीतने के बाद 7 सीटों पर विजयी होने के बाद भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा भाजपा कार्यालय में मौजूद है। रमन, क्या कुछ हलचल वहां पर, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला दिया है। समाजवादी पार्टी की कई ऐसी सीटें जो आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी उस पर वो भी भगवामय हो गई है। और जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी है और साथ में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर उन विधानसभाओं की जनता का स्वागत बधाई दी है। और ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर किस तरीके से जीत का जश्न मन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद एक्स पर पोस्ट करके भी सीधा एक साफ स्पष्ट कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहकर स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल आने वाले समय में भी तौर पर संदेश दे रहा है रमन कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चार्म है, जो जादू है, वो लगातार है जनता के बीच। और ऐसे में ये तो ट्रेलर है महज उपचुनाव का, जो फाइनल है, जो पिक्चर है वो 27 में रिलीज होगी रमन। बिल्कुल, जिस तरीके से इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा था, लोकसभा चुनाव के बाद में ये जो उपचुनाव था बहुत निर्णायक माना जा रहा था। खासकर सपा और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा इस पर लगी हुई थी। माना जा रहा था जो आउट होगा वो 27 से भी आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये माहौल बनाएगा 2027 के लिए। और अब इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मान लीजिए चुनाव जीत गई है, मैच उसके पक्ष में आया है, नतीजे उसके पक्ष में आए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2027 में ये जो नतीजे आए हैं ये कितने अहम साबित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता है। और समाजवादी पार्टी जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत से उसका मनोबल हाई था, उसका मनोबल कितना डाउन होता है। हालांकि जिस तरीके से उपचुनाव में बहुत सारे इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद से अभी तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन माना जा रहा है कि बाद में जो सियासी पारा है रमन, वो पोस्ट याद आ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का, मानिए तो 100 के 100 समाजवादी पार्टी जीत रही है 9 के 9। अब कोई चहल पहल नहीं, कोई प्रतिक्रिया इस पूरे चुनाव के नतीजे पर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें 5 सीटें खुद समाजवादी पार्टी के थे जिस पर उपचुनाव हो रहा था और अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था कि लगभग 5 सीटें वो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ज्यादातर सीटों में जो उनका कैडर वोट, अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है, उसकी आबादी ज्यादा थी। लेकिन जिस तरीके से कुरुर्की में पूरा खेल बदल गया, मीरापुर में देखिए आरएलडी और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी को जिस तरीके से जीत मिली और कटहरी में 30 साल बाद कमल खिला, उससे समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव का मनोबल जरूर डाउन होगा। बहुत सारे इल्जाम के बाद भी अखिलेश यादव कह रहे थे 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गए हैं। सिर्फ उनके परिवार के तेज प्रताप यादव चुनाव जीते और नसीम सोलंकी जो कि माना जा रहा है कि उनके साथ सिंपैथी लोगों की जुड़ गई थी। और ये दोनों जगह पर कांटे की टक्कर हुई है। एक जगह पर 8000 से आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर गोले तमाशे लग रहे हैं, यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये जीत की तस्वीरें हैं रमन, आपको बता दें आतिशबाजी की जा रही है, ढोल, और इस तरीके से लोग जयकारे भी लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी को लेकर। रमन, तस्वीरें दिखाई क्योंकि आतिशबाजी लगातार जारी है।
बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी जिस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। कार्यकर्ता समर्थक भी मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद यहाँ पर पहुंच गए। हालांकि आपको बता दें कि एकाएक यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक कुछ ही देर में कार्यक्रम बना। पहले से ये तय नहीं था, अगर तय होता तो यहाँ पर माहौल जो था वो और ज्यादा यहाँ पे जमावड़ा लग सकता था, लेकिन यहाँ पर अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और उसके बाद में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं, मीडिया के कैमरे उन्हें कैद कर रहे हैं और तमाम समर्थक जो इस जीत से जो जिन्होंने 9 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी थी, अब वह एकदम से खुश हैं और इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और साथ ही जो उनका मनोबल टूटा हुआ था 2024 में अब वो फिर से वापस आ गए। लगता है कि 27 में फिर योगी सरकार बन सकती है। आप देख सकते हैं नगाड़े भी आ रहे हैं, अभी तक आतिशबाजी हो रही थी, अब नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे हैं, ढोल नगाड़े। हालांकि पूरी हो गई लेकिन मुख्यमंत्री के निकलने से पहले इस जीत को, जैसा कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव लगाई हुई थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हालांकि एक सीट अभी भी बची हुई है जिस पर कानूनी पेच के चलते चुनाव नहीं हुआ था, मिल्कीपुर। अब देखना होगा कि मिल्कीपुर में क्या होता है। हालांकि मिल्कीपुर के बगल की सीट जो थी कटहरी, जहां पर भाजपा 2017 में भी हारी थी, लगभग 1991 के बाद में हारती रही है, वो उसके कब्जे में आ गई, जिसके बाद से लग रहा है कि मिल्कीपुर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है। बिल्कुल, ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही है कि 2024 का जो नतीजा आया था, रमन वो तस्वीरें दिखाइए फुल फ्लैश में, क्योंकि जिस तरीके से 2024 का जो नतीजा आया था बेहद दुखी थी बीजेपी पार्टी, लेकिन आज देखिए पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे ताकतवर पर्सनालिटी है वो अभी बाहर निकल रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो और चाहे संगठन मंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जनता को बधाई देने के बाद में, कार्यकर्ताओं को बधाई देने के बाद में अब बाहर निकल रहे हैं और इतना ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए गाड़ी निकल रही है और आप देख सकते हैं अब मुख्यमंत्री भाजपा कार्यालय गेट से बाहर जा रहे हैं और इसी के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में उनके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और वो भी साथ में हैं और अभी पीछे कार्यालय में है, क्योंकि कुछ बिल्कुल ये तस्वीरें हैं रमन, और ये जीत की तस्वीरें हैं जिसका इंतजार कई महीनों से, 6 महीने से बीजेपी कर रही थी और आज वो तस्वीरें सभी के सामने। यूपी की हार जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली तो बीजेपी, खैर देश में इसकी चर्चा हो ही रही थी लेकिन विदेशों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई थी। साख और नाक का सवाल भाजपा के लिए उपचुनाव था, 9 सीटों का सवाल था, लेकिन सिर्फ यहीं तक ये सवाल टिकता नहीं है क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव होना है और ये सियासी पिच आज सेट हो गई है रमन। आपको बता दें 4 जून को भी यहाँ पर ढोल नगाड़े बजे थे, आतिशबाजी हुई थी, मोदी सरकार तीसरी बार बनी थी तब, लेकिन एक दशक थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मुख्यमंत्री में, क्योंकि ढोल नगाड़े समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही बजे थे, क्योंकि 43 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, कांग्रेस के सामने भी ढोल नगाड़े बजे थे। आज से भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर में ही आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो कसक थी 6 महीने बाद पूरी हो गई है। जैसा कि मैंने बताया, जो मनोबल डाउन था और जो समाजवादी पार्टी का मनोबल हाई था, उन्हें लग रहा था कि पीडीए जो रणनीति थी एक तरफा जीत चुकी है, लेकिन अब इतना हो गया है कि पीडीए रणनीति एक बार फिर से नजर आ रही है और उस पर हिंदू हावी हो गया है। बटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो नारा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके चलते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ी जीत मिली है और इस जीत से जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा
मीडिया प्रचारित होगी, जिसके चलते 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा। बयान का असर ऐसा हुआ रमन कि जहां 30 साल तक कमल नहीं खिल पाया, आज वहां भी कमल खिल चुका है। कुंदरकी हो या फिर कटिहारी, 65% बहुल है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन उसके बावजूद कटिहारी में बीजेपी जीत गई है। इसका सियासी संदेश क्या जाएगा और ये समीकरण क्या था? क्या कुछ खास भाजपा का? बिल्कुल, कुंदरकी में जिस तरीके से 65% से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर माने जाते हैं, ऐसे में वहां तय रहता था कि या तो बसपा या तो सपा का प्रत्याशी जीतेगा। वहां से 4 बार से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही विधायक बन पाया है। 2017 में ठाकुर रामवीर सिंह ने भले वहां पे टक्कर दी थी, 10,000 वोट चुनाव हारे थे, लेकिन 22 में वो 45,000 से चुनाव हारे थे। इस बार माना जा रहा था कि सपा की कुंदरकी और करहल सीट कंफर्म है, लेकिन कुंदरकी में जिस तरीके से 1,20,000 वोट से ज्यादा से जीत हुई है ठाकुर रामवीर सिंह की, वो अपने आप में एक शोध का विषय बन गया है कि आखिर वहां पर जिस तरीके से सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है, जहां जीत 50,000 45,000 से होगी, वहां 20,000 वोट प्रत्याशी पार नहीं कर पाया है। तो ऐसे में ये चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। बात करें कटहरी की, तो कटहरी में 1991 में भाजपा की जीत हुई थी और वहां हार का कारण रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया। जो धर्मराज निषाद थे वो 3 बार के विधायक रहे हैं, उनकी अच्छी पैठ है, कटहरी में बहुत सीधे साधे नेता माने जाते हैं। और जो लड़ाई थी वो लालजी वर्मा से थी, लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी को टिकट दिलाया था। तो ऐसे में वहां के ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि लालजी वर्मा परिवारवाद कर रहे हैं और उनके खिलाफ लोग लामबंद हो गए। और जो अगड़ा वोटर था वो अगड़ा वोटर खुल के निषाद पार्टी धर्मराज निषाद के साथ खड़ा हुआ और धर्मराज निषाद ने भारी वोटों से, जहां पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी 9,000 वोट से जीत हुए थे, वहीं धर्मराज निषाद ने एक ऐतिहासिक जीत जमते हुए कटहरी में कमल खिला दिया है। बिल्कुल, कुंदरकी सीट पर भाईजान मॉडल की भी बात हो रही है कि बीजेपी का वो भाईजान मॉडल जो उसे जीत दिला पाया है, क्या है वो और कितना खास वो मॉडल जिसका जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, भाईजान मॉडल जो था भाजपा का कुंदरकी में, जहां पर महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा था, 8 सीटों पर एक नारा गूंज रहा था, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब साफ था कि जो भाजपा का वोटर है, जो बहुसंख्यक वोटर है, वो एक हो जाए। अगर वो बचेगा तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन कुंदरकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, ब्रजेश पाठक गए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए, लेकिन वहां पर एक बार भी वहां के मंच से नारा नहीं गूंजा। एक बार किसी नेता ने नहीं कहा बटेंगे तो कटेंगे। रणनीति साफ थी कि इस बार मुस्लिम वोटों के साथ में इतिहास बनाया जाएगा, मुस्लिम के खिलाफ नहीं, मुस्लिमों के साथ लेकर। और इसी के चलते कई तस्वीरें ठाकुर रामवीर सिंह की टोपी पहने हुए वायरल हुई थी, जिसमें वो जो अल्पसंख्यक समाज की टोपी है उसे पहने हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर कभी विवाद भी हुआ था कि भाजपा कई करेंगे। लेकिन अभी जो पीछे भाजपा कार्यालय की जो तस्वीर है उसे दिखाइए और लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है, बातचीत करिए और तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि ये जीत का ये जो जश्न की जो तस्वीरें हैं 6 महीने बाद आई है और जिस तरीके से मनोबल डाउन था भाजपा का, अब सीएम योगी का जादू एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है सभी के ऊपर। भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हिट नजर आ रहे हैं सीएम योगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ झंडा है वो फहराया जा रहा है, भगवा झंडा फहरा कर आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ता समर्थक अपन नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता के लिए नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरें, यहाँ पर अब डांस भी शुरू हो गया है, ये गीत का डांस हो रहा है। यहाँ पर कई नेता और कई कार्यकर्ता अब झुमके भी लगाने लगे हैं उन्हें। देखिए अभी झंडा अब देखिए यहाँ का माहौल जो है वो काफी जश्न वाला हो गया है। हालांकि अब सब लोग अपने आप में नेता आपस में मिल रहे हैं, कार्यकर्ता मिल रहे हैं और एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि माना जाता है ये संगठन जो है ये जमीन से जुड़ा है और यहाँ एक एक लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, कोई ग्राम सभा स्तर पर, कोई
पंचायत स्तर पर, कोई ब्लॉक स्तर पर, कोई जिला स्तर पर, कोई मंडल स्तर पर और कोई सीट स्तर पर। आज कई मंत्री एक एक सीटों पर लगे हुए थे और अब इस जीत के बाद में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल भगवामयी हो गई है बीजेपी कार्यालय और यही जीत की तस्वीर है जिसके लिए इतनी कोशिशें, चुनावी हुंकार भरा गया रमन, और आज वो जीत की तस्वीरें कामयाब भी रही। सारी मेहनत कार्यकर्ताओं की हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की, इसका सियासी संदेश किस तरीके से जाएगा आगे विधानसभा चुनाव को लेकर रमन? सियासी संदेश इसका साफ है कि अब ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटने वाले हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें जीत चाहिए। और जो चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चल रही थी कि अब ओबीसी चेहरा उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा, चेहरा बदला जा सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जा सकता है, लेकिन इस उपचुनाव के बाद में लगभग जो तस्वीर है वो साफ है कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक बार फिर लड़ा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति को ध्वस्त किया है वो अपने आप में एक, चाहे केंद्र में बैठे भाजपा के आला कमान के लिए एक बड़ा संदेश है कि योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है वो स्पष्ट है कि हमें 80-20 की लड़ाई रखनी है और बटेंगे कटेंगे नारे के साथ ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। सारा रमन एक बार फिर से सभी को, खासतौर पर यूपी की जनता को देखने को मिल सकता है और बयान फिर से एक बार सुनाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लेकिन रमन, जो ये सियासी संदेश गया है ये सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जीत को लेकर क्या कहेंगे? यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी विजयी हो गई है। और देखिए, ये धर्म की विजय है, अधर्म की पराजय है, सत्य सनातन सर्वदा। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सनातन को मिटाना चाहती हैं, ये जातियों के नाम पे सनातन को बांटना चाहती हैं, ये भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे किसी भी तरह से इस हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहती हैं और सनातन को मिटाना चाहती हैं। तो ये सनातन को मानने वाले लोगों की समझ में आ गया कि इनका षड्यंत्र क्या है, और इसीलिए महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां भी पूरे देश में सनातन को मानने वाले और समझने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, योगी जी के नेतृत्व को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारे मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनके ऊपर जो विश्वास उनका जनता का था थोड़ा बहुत, वो अब खत्म हो गया है। उसी का परिणाम है। ये किसी पार्टी की विजय नहीं है, ये सनातन की विजय है। बिल्कुल, ये सनातन की विजय है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जादू चला है, इस पर क्या कहेंगे आचार्य जी? कि पीएम मोदी का जादू महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है, और नरेंद्र मोदी की जय जयकार के साथ साथ भारत को गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं सबका सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि सनातन का बोलबाला हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही है प्रशासन के दम पर ये तमाम चुनाव में जीत हासिल की है बीजेपी पार्टी ने। देखिए, ऐसा है, ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। ये जहां जीतते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जहां ये हारते हैं वहां लोकतंत्र मर जाता है। इनका विश्वास ना इलेक्शन कमीशन पे है, न लोकतंत्र पे है, न संविधान पे है, न न्यायपालिका पे है, न संसद पे है। ये सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए उतावले हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ये आनन फानन उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं, जिससे जनता खुश नहीं है, और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है।
ये इस लेकिन समाज झारखंड में को तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। जनता ने फिर से जेएमएम पार्टी को ही चुना, इंडिया गठबंधन को ही चुना। ठीक है, कभी कभी वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, वहाँ भी ऐसी बात तो नहीं क्या है कि वहां हम पर समझे नहीं। पीएम मोदी का जादू काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल उनका वहाँ भी जादू है, उनका पूरा सम्मान हुआ है। एक तो बार ऐसे आसुरी शक्तियों की भी जीत हो जाती है कभी कभी, तो ये इनको जो जीता है उसको भी बधाई, और वहाँ की जनता ने जो मैंडेट दिया बधाई। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए, ये झारखंड की जीत को तो लोकतंत्र की जीत बताएंगे, महाराष्ट्र की जीत को कहेंगे ये लोकतंत्र की हार हो गई है, उत्तर प्रदेश में अपनी हार पे क्या कहेंगे। इसलिए हम भारत के तमाम लोगों को अब ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी जो चौकड़ी है वो देश को गुमराह कर रही है, और अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य जी, लगातार कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठाती है, कहती है कि संविधान खतरे में है, खासतौर पर केंद्र सरकार के द्वारा संविधान का गलत उपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम तरीके की टिप्पणियां सामने आई है। देखो, संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस क्यों खतरे में है? कि उन्होंने अपना नेता राहुल गांधी जी को चुन लिया है, और राहुल गांधी जी की वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है, और अब पूरा विपक्ष उनको अपना नेता मान लिया है, पूरे विपक्ष ने। अब पूरे विपक्ष को सोचना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 15 सालों में खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। विपक्ष कितने दिन में खत्म होगा? देखा महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ है, कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व का हाल है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर के पद पे मोदी ने शपथ ली है। तो राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं अब वो, लेकिन आचार्य जी, मोदी जी तो कह रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, वो तो नहीं हो पाया 2024 में। एक आदमी के नाम पर, एक आदमी के चेहरे पर, एक इंसान के, एक नेता के व्यक्तित्व के आधार पर, एक नेता के चेहरे पर, एक नेता की लीडरशिप में तीसरी बार भारत में सरकार बनी है, उसको तो ये हार कहते हैं। और ये पूरा कुनबा मिलकर के 99 तक नहीं पहुंच पाया, 100 तक नहीं पहुंच पाया, उसे जीत कहते हैं। ये सब बेहूदी बातें हैं, ये नौसिखिए लोग हैं, बचकाने नेता हैं, इनके बस की नरेंद्र मोदी से लड़ना नहीं है। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि इन्हें सद्बुद्धि दे। बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरीके की बयानबाजी, खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान पर खूब सियासी बयानबाजी भी समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आई। ध्रुवीकरण करने का भी आरोप लगाया गया भाजपा पार्टी पर, क्या कहेंगे? कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा है। भारत का इतिहास गवाह है, साक्षी है कि जब जब भारत बटा है तो घटा है, कटा है, छटा है। भारत ने विभाजन का एक जख्म झेला है 1947 में। आचार्य जी, चलिए, आप बटेंगे तो कटेंगे इस वाले बयान से सहमत हैं? नहीं, इस बयान में गलत क्या है? जब आदमी, ये तो इसमें समझने में रॉकेट साइंस क्या है भाई? जब बटता है तो घटता है, घटता है तो छटता है। हम लोग, उन्होंने ये कहा हिंदू बटेंगे, उन्होंने क्या हिंदू शब्द यूज किया? ये विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे, यूनिटी इज द फोर्स ऑफ नेशन। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग के अंदर एक साथ रहना ही शक्ति का परिचायक है, द्योतक है। तो एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में जीत हुई है इसकी, हम तो एक रहेंगे, देश को एक रखना चाहते हैं। ये इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, आपने तो बेहद सरलता के साथ ये कह दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, यूनिटी में बेहद मजबूती होनी चाहिए सभी में। लेकिन विपक्षी पार्टियों के इससे बेहद ऐतराज है, और वो तमाम तरीके से ये बताने की कोशिश करती है कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है इस बयान के जरिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा कि हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं हिंदू शब्द का नाम जोड़ा, हिंदू शब्द जोड़ा? जब हिंदू शब्द ही नहीं जोड़ा, उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो अच्छी बात है, भारत एक रहेगा। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विपक्ष के नेताओं को इसमें खोट नजर आ रहा, क्योंकि खोट इस बयान में नहीं है, खोट इनकी नीयत में है। योगी आदित्यनाथ जी के दृष्टि में खोट नहीं है, इनकी दृष्टि में खोट है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को बड़ी जल्दी सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी जी को तो सद्बुद्धि खैर नहीं आ सकती है, अखिलेश जी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें जरूर सद्बुद्धि दे कि वो राहुल गांधी जी से अपना पीछा छुड़ाएं। करीब से जानते हैं आप राहुल गांधी को, और ऐसी बात कह दिया आपने उनके बारे में कि राहुल गांधी को कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती।
कोई खास वजह आचार्य जी? इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति अभी जन्मा ही नहीं जो राहुल जी को समझा सके, इसीलिए तो ये हश्र हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। खैर, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। जीत भाजपा ने दर्ज की है। गाजियाबाद सीट से बेहद सेफ सीट भाजपा के लिए मानी जा रही थी और है भी। कुंदरकी से बीजेपी को भी जीत मिली है। मझवा से भी भारतीय जनता पार्टी ने भगवा लहराया है। तो वहीं पर कटेहरी से भी बीजेपी के झोली में जीत आई है। खैर से भी बीजेपी को जीत मिली है। मीरापुर से आरएलडी को जीत मिली है। सीतामऊ से समाजवादी पार्टी के खाते में जीत आई है। तो करहल से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो मीरापुर से आरएलडी की जीत मिली है। 7 सीटों पर एनडीए पार्टी ने जीत दर्ज की है। सीतामऊ वो सीट जो इरफान सोलंकी के जेल में जाने के बाद नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा उन्हें उतारा गया था। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए 7 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,676 मतों से जीत दर्ज की है। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल 30,426 वोट से जीत दर्ज की है। फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने जीता है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल 11,305 वोट से जीत दर्ज की है। खैर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 38,251 से जीत दर्ज की है। कुंदरकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जीते हैं। सीतामऊ और करहल सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। सीतामऊ से नसीम सोलंकी 86,129 वोटों से जीत दर्ज की है। करहल से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीते हैं। करहल से तेज प्रताप यादव 14,704 वोटों से जीत दर्ज की है। मझवा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य जीती है। बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य 4,936 वोट से विजयी हुई हैं। कटेहरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद जीते हैं। तो लगातार कटेहरी सीट से बीजेपी ने इस साल यानी कि 30 साल बाद जीत दर्ज की है, जिसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तो लगातार समाजवादी पार्टी जहां 2 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं एनडीए खेमे के खाते में 7 सीट आई है। तो 7 सीटों पर कमल खिल चुका है और इसके लिए बीजेपी कार्यालय में जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया, जनता को बधाई भी दी। गाजियाबाद वो सीट जो कि बेहद सेफ सीट बीजेपी के लिए मानी जाती है, वहां से भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। 5,099 वोटों से आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के आशा नौटियाल को 23,130 मत मिले हैं। कांग्रेस के मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। तो मनोज रावत दूसरे नंबर पर, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान 9,266 वोट से वो वोट हासिल किए हैं। वो आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है केदारनाथ उपचुनाव में और ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। भाजपा ने वहां पर जीत दर्ज की। आशा नौटियाल को 23,130 मत मिले हैं। कांग्रेस के मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। कांग्रेस के मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान जो कि कांटे की टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहे थे, 9,000 के करीब उनको वोट मिले हैं। बीजेपी के आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। 5,000 से अधिक वोट आशा नौटियाल के खेमे में आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ हलचल है, क्योंकि अब तो जीत हो गई है बीजेपी पार्टी की, किस तरीके से उसे देखा जा रहा है और भाजपा कार्यालय में किस तरीके का माहौल? देखिए, इस समय भाजपा कार्यालय नहीं बल्कि उत्तराखंड का हर भाजपाई इस समय खुश नजर आ रहा है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि केदारनाथ चुनाव जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, इस चुनाव को जीतने का काम भाजपा के प्रत्याशी ने यहाँ पर किया है। ये जीत संयुक्त रूप से कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए एक माइक्रो लेवल तक की अपनी रणनीति यहाँ पर बनाई थी, उस पर बीजेपी को आखिरकार सफलता यहाँ पर मिली है। 5,622 वोटों से यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पर जीती है। जो पूर्व में विधायक रही आशा नौटियाल, उन्होंने इस बार तीसरी बार यहाँ पर जीत हासिल करी है। उन्होंने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के मनोज रावत जो पूर्व विधायक थे, उनको यहाँ पर हराने का काम किया है। और यह समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से बीजेपी को ये जीत मिली है, उससे बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधने का काम उत्तराखंड में किया है। एक
लगातार जो हार उन्हें मिल रही थी पिछले 2 उपचुनावों में, उस हार को तोड़ने का जो सिलसिला था उसको तोड़ने का काम यहाँ पर किया है। दूसरा, पार्टी के कार्यकर्ता जो इस समय ये कह सकते हैं कि लगातार 2 उपचुनाव में हार से निराश नजर आ रहे थे, वो इस उपचुनाव में जीत के बाद, केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद ऊर्जावान नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। तीसरा, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह सीधी केदारनाथ के इस सीट पर थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव केदारनाथ से रहा है। ऐसे में जीतना जरूरी था। बीजेपी ने इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का सवाल भी यहाँ पर बना लिया था। आखिरकार बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने का काम यहाँ पर किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हो, सभी इस चीज से उत्साहित नजर आ रहा है। आज बीजेपी ने इस जीत के बाद पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर जश्न मनाने का काम किया और उसके बाद सर्वे चौक से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक विजय जुलूस के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने अपनी जीत का जश्न मनाने का काम यहाँ पर किया है। सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे थे और ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष की घेराबंदी यहाँ पर कर रहा था, उस विपक्ष को करारा तमाचा मारने का काम भी सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर किया गया। जी बिल्कुल अभय, और ये जीत की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है बीजेपी कार्यालय में। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोगों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सभी में मिठाइयां बांटी जा रही है और बेहद उत्साहित ये माहौल और सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव पर सभी की निगाहें थी। देश की सियासत में ये बेहद महत्वपूर्ण और बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना साख और नाक का सवाल था, प्रतिष्ठा का सवाल था। कांग्रेस भी इस सीट पर काफी हुंकार भरती हुई नजर आ रही थी। हालांकि बीजेपी को यहां से जीत मिली। आशा नौटियाल यहां से जीत चुकी है, 5000 से अधिक वोटों से उन्हें जीत मिली है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सभी सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद खुशी का ये माहौल है, खासतौर पर बीजेपी पार्टी के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि उनकी ही जीत है। उन्होंने ही आशा नौटियाल को चुना है, भाजपा पार्टी को चुना है। ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके का माहौल है और जनता कितनी खुश है, बीजेपी के कार्यकर्ता कितने खुश है। आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को तिलक लगाया जा रहा है। तो यही सनातन धर्म की खुशी बीजेपी पार्टी में एक तरफ से दिख रही है, भगवा लहर है। तो एक बार फिर से बीजेपी पार्टी को जीत मिली है। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरीके से मैंगलोर और बद्रीनाथ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भाजपा के लिए केदारनाथ उपचुनाव साख और नाक का सवाल थी और आज नतीजे भी आए जिसका इंतजार बीजेपी पार्टी लगातार कर रही थी। और तस्वीरों को देखिए, जरा समझिए बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये जीत। लोग बधाई देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, उत्साहित है कार्यकर्ता नेता और जनता के लिए भी ये खुशी का मंजर, क्योंकि उन्होंने ही वोट दिया है, बीजेपी पार्टी को चुना है, उनकी प्रत्याशी आशा नौटियाल को चुना है। तो ये तस्वीरें हैं। बधाई हो, बधाई हो, धामी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, धामी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर जीत मिली है। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी मौजूद है। अनिल पाठक जी, क्योंकि अब 7 सीटों पर विजयी हो गई है, भगवा लहराया है, कमल खिल चुका है, क्या कुछ माहौल है अभी उत्तर प्रदेश का? देखिए पुत्री, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का नारा था वो बड़ा फूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, 7 सीटों पर। तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। अगर हम बात करें सीडीए नारे की, तो कटेहरी से लेकर के मझवा तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की भी तरफ से, लेकिन जो प्रत्याशी जीता है वो भारतीय जनता पार्टी का जीता है। तो कहने का आशय है कि जहां रिजर्व सीट रही है, जैसे खैर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर दलित कैंडिडेट रहा है तो वहां बीजेपी का दलित जीता है। जहां पिछड़े कैंडिडेट लड़े हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। सिर्फ 2 सीट पर, एक करहाल सीट जो परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की और दूसरी सीट सीतामऊ, वहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाने में जो है सफलता मिली है। काफी रोमांचक इन दोनों सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा हुआ है।
मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बना पाई है। वहीं आप बात करें पुनर्की की तो वहां भारतीय जनता पार्टी का एकदम बम चल रहा है और चौंकाने वाला परिणाम आया है। 65% यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनका रिकॉर्ड मतों से जीतना जो है एक बड़ा संदेश है उत्तर प्रदेश की सियासत का, कि अब ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो नजर आया। बिल्कुल, मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है 30 साल बाद। बेहद दिलचस्प ये जीत। अजय पांडे हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि अब नतीजे सभी के सामने हैं? निश्चित रूप से देखिए झारखंड में फिर एक बार आप कह सकते हैं कि सत्ता का कमान हेमंत सोरेन के पास है, यानी आप चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनी गए। जिस प्रकार से इस बार 2024 को उनको मैंडेट मिला, ये पहली बार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जारी कर सकते कि पार्टी के निर्माण होने के बाद ये पहली बार झारखंड में 2024 चरण में इतनी बड़ी मतलब उनको सीटें मिलाई, यानी 34 सीटों पर उनकी बढ़त मिली है। इसमें यह कह सकते हैं कि 41 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और अकेले 34 सीटों पर हुई है। और सबसे कह सकते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो बीजेपी की रही है। बीजेपी कई ऐसे सीटें हैं जो वो अपनी जो उनकी लगातार कई वर्षों से बीजेपी का सीट रहा वो हार गए, या कह सकते कि काफी ऐसा विधानसभा सीट है जो लगभग 84 से लगातार कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ते रही है और 24 के दल में जो है इस बार जो है बीजेपी हार गई और कांग्रेस के खाते ले गई। और इस तरह कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है कई ऐसे सीटें हैं जो बीजेपी की सीटों को कब्जा किया है और कई ऐसे कांग्रेस ने वो अपनी सीटों को खो गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ये पूरी परिणाम में ये कहा जा सकता है कि एक तरह का पूरी झारखंड में जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा सकता है कि अंदर की जो करेंट थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये श्रेय कहा जा सकता है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की यानी हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस को भी बड़ी बढ़त मिली है। आप कह सकते हैं कि पिछले 2019 के चुनाव में जो आरजेडी है जो 6 सीटों के चुनाव लड़ी थी और उनको मात्र 1 सीट में, लेकिन इस बार 2024 में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई और वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ने वाला आरजेडी जो है इस बार 4 सीट पर बढ़त अपनी बनाए रहती है। और सीपीआईएम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सीपीआईएम इस बार बेहतर है। ये कुल मिला के कहा जाए कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने लगातार विपक्षों पे हमला बोला और जेल से निकलने के बाद जिस प्रकार की उन्होंने पूरी लॉन्डिंग की है, पूरी कानून के तरीके से जिस प्रकार से योजनाओं को बौछार कहा जा सकता है, जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि कर्मचारियों से लेकर के तमाम उनकी संविदा कर्मियों को ध्यान रखते हुए और उनकी बातों को मनाने का या उनकी मांगों को पूरा करना, यह उसी का जनादेश झारखंड में देखने को मिला। तो निश्चित रूप से झारखंड का एक नया जनादेश मिल रहा है और फिर एक बार पूरी झारखंड का आजाद हेमंत सोरेन के पास होगा। बिल्कुल परास्त नजर आ रहे हैं। अजय बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी, ये तस्वीर देखिए क्योंकि कुंदड़की की जो सीट है 31 साल बाद यानी कि 3 दशक बाद बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। इसके सियासी मायने क्या है? इनसाइड स्टोरीज की कितनी दिलचस्प, क्या कुछ खास? देखिए, एक नया संदेश है क्योंकि 2024 के बाई इलेक्शन को जो है 2027 का जो है सेमीफाइनल कहा जा रहा है। तो जो पुनर्की का संदेश है उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत का एक संदेश है, जहाँ तक ये अखिलेश यादव की तरफ से नारा दिया गया न बटेंगे न कटेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ये पुनर्की का जो आया है परिणाम वो चौंकाने वाला है और एक नया संदेश है, नई सियासत का संदेश है, जिसमें कहीं से भी शक नहीं है कि पुनर्की में जो मुस्लिम वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। जितने लंबे वोट से जीत हुई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की वो एक नई सियासत को जन्म देने का माना जा रहा है कि पुनर्की के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि अब मुसलमान वोटर भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता हुआ नजर आया। बिल्कुल अनिल जी, हाजी रिजवान इससे पहले ही कह रहे थे, नतीजे आने से पहले ही वो कह रहे थे कि रीवोटिंग कराई जाए। क्या घबराहट का वो दौर था क्योंकि उन्हें पहले से ही नतीजा पता था? क्योंकि मुझे लगता है कि हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको पहले से एहसास हो चुका था कि जनता का मूड क्या है और रिजल्ट का रुझान क्या है, तो सब कुछ अच्छी तरह से जान चुके थे, अपनी हार को भी पहचान चुके थे। इसी नाते वो
चुनाव को निरस्त करने की बात कर रहे थे। लेकिन 65% अनिल जी यहाँ पर मुस्लिम बहुल वोटर हैं, वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है समाजवादी पार्टी मुस्लिम के। क्या कुछ वो लूप होल्स है, आखिर कहां पर चूक रह गई समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, वो कहीं ना कहीं ऐसी चूक है जो मुस्लिम वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी से खिंचता है, वो चाहे कैंडिडेट का कारण रहा हो या फिर दलीय निष्ठा जो समाजवादी पार्टी के। वही यूपी उपचुनाव को लेकर डिंपल यादव का भी बयान अब सामने आ गया है। सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार नतीजे अब सामने आते जा रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी शुरू है। सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव चैलेंजिंग था। हम 5 सीटें जीतने का आकलन कर रहे थे, तो बीजेपी वाले केवल अफवाह फैलाने में माहिर है। तो बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आई है सांसद डिंपल यादव। बीजेपी ने प्रशासन का गलत प्रयोग किया है और फिर जीत हासिल की है, ऐसा कहना है डिंपल यादव का। तो डिंपल यादव का एक बार फिर से बयान भी सामने आ गया है। हमलावर नजर आई है योगी सरकार और यूपी प्रशासन पर। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि उनका आकलन था कि वो 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि जो नतीजे आए हैं वो मात्र 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली है। और ऐसे में बीजेपी सिर्फ अफवाह फैलाती है। बीजेपी ने प्रशासन का गलत प्रयोग किया है। मतदान के दौरान भी प्रशासन पर कई आरोप लगे और एक बार फिर से जब नतीजे आए हैं, नतीजों से जब सब कोई रूबरू हो गए हैं, तो अब नतीजों पर भी, नतीजों को लेकर भी प्रशासन पर हमलावर नजर आ रही है डिंपल यादव। सभी विधानसभा सीटों पर चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने इलेक्शन जो थे 9 सीटों पर कहा था, कैसे समझती मैं समझती हूँ कि ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा शासन और प्रशासन का, छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। मैडम, कुदरती सीट पे जिस तरीके से नारे दी जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है, कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी, वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंडली सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ भाजपा ने अपना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती है। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है। अनिल जी, लगातार मतदान के दौरान भी प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे थे और एक बार फिर से अनिल जी, डिंपल यादव या फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रशासन पर ही दुरुपयोग करने का, बल के प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। देखिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उस चुनाव के दौरान जो है दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी पर गुंडाई करने का आरोप लगाया है। लेकिन जो अभी डिंपल यादव जी कह रहे थे कि हम 5 सीट जीतने वाले थे लेकिन 2 ही जीत पाए, लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है और एक नया संदेश है
कि जहां पर समाजवादी पार्टी को जीती है करहल और कमऊ में, वहां जीत का अंतर भी काफी कम है। करहल सीट को परंपरागत समाजवादी पार्टी की जीत रही है और अंतर हमेशा जो है 50,000 से ऊपर का रहा है। लेकिन इस बार उस चुनाव में तेज प्रताप यादव 14,000 वोट से वहां जीत पाए हैं, जबकि पूरा मुलायम परिवार, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सब दिग्गज समाजवादी बीजेपी के द्वारा अनिल जी यादव कार्ड जो खेला गया था वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। देखो पूर्ति कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की रणनीति जो है वो चुनाव में कामयाब नहीं हुई है। जो पीडीए का फार्मूला है वो भी फेल होता हुआ नजर आया है। मुसलमान वोटों की जो एकजुटता की बात समाजवादी पार्टी कहती थी, सोचती थी कि मुसलमान वोटर हमारे पास ही रहेगा, तो कुंडकी में जो है वो भी फूट चुका है। तो जिस तरह से मुस्लिम वोटरों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है और वहां के भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है, वो एक बड़ा संदेश है और 2022 के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, 24 लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निराशा का भाव बीजेपी पार्टी में ही था। हालांकि खुशी का माहौल था कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन निराशा का भाव भी साफ तौर पर झलक रहा था, जो कि अब खुशी में तब्दील हो गया है। हमारे साथ अजय पांडे भी लगातार मौजूद है। अजय, हेमंत सोरेन ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? तस्वीर जो सामने आ रही है कि जो प्रचंड कांग्रेस इस प्रकार से झारखंड कांग्रेस और राजनीति को ली गया, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन इस राज्य से सबसे बड़ी मैन ऑफ मैच कहा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराने के लिए बीजेपी कंटिन्यू की, अब कह सकते हैं कि लगातार जो साल भर से अधिक सभी लोकसभा के चुनाव से शुरुआती दौर से विधानसभा के चुनाव से तक ने लगातार जो कंटिन्यू किया है, बीजेपी की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बात को प्रस्तुत करने के लिए कई ऐसे बड़े नेता झारखंड में आए। आप कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पूरी तरीके से लॉन्डिंग किया और तमाम जाने सकते हैं कि बांग्लादेश की बैठी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, प्रतिनिधि को बैठेगा, इन तमाम चीजों को तमाम दारों का स्लोगन दिया झारखंड को, लेकिन उन तमाम चीजों को झारखंड की जनता ने एक सिरे से खारिज किया है। जिस प्रकार से झारखंड में यह पहली बार, यानी कह सकते झारखंड राज्य बनने के बाद कई सालों में वो इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत किसी ने अभी तक नहीं देखा था झारखंड में। ये कह सकते हैं कि इतनी प्रचंड बहुमत बिहार के शामिल में झारखंड शामिल था, और वैसे में भी झारखंड बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार भाजपा ये दावा कर रही थी कि झारखंड की जनता त्रस्त है। देखिए, जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह को जीते हैं, गांडे से कल्पना सोरेन को जीत मिली है, और ऐसे में तमाम नतीजे अब सामने आ रहे हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन को जीत मिली है, तो थनवार से बाबूलाल मरांडी जीते हैं। तो चंदन कियारी से जेएमएम पार्टी के उमाकांत रजक को जीत मिली है। गिरिडीह से जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू जीते हैं। बाघमारा बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो 15,000 मतों से जीत दर्ज कर चुके हैं। गोमिया विधानसभा से जेएमएम उम्मीदवार योगेंद्र प्रसाद जीते हैं। इमामगंज में एनडीए की दीप मांझी को जीत मिली है। तो तमाम वो जो जीत की तस्वीरें वो भी लगातार सामने आ रही है। जेएमएम पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के जो खेमे में वो खुशी का लहर भी है। लेकिन अजय, सवाल यही है, क्योंकि आदिवासी के जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, उसके बावजूद भी भाजपा का जीत नहीं दर्ज कर पाना क्या कुछ संदेश दे रहा है? निश्चित रूप से कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी दिल्ली के बड़े लीडर्स आए, वो चंपई सोरेन की मैं बात कर लूँ, या फिर गीता सोरेन की बात करें, या गीता कोड़ा की बात करें, या नोबिल हेमब्रिक की बात करें, या फिर बीएस मरांडी की बात करें, इन तमाम नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद और बीजेपी में शामिल होने तो झारखंड में कोई बीजेपी में कोई खास चमक नहीं होती। इस प्रकार की बीजेपी की चंपई की राजनीतिक चमक जो है वो दीपक सोहलान के चित्र में और संथाल के चित्र में आप समझ सकते हैं कि सोहलान से लेकर के संथाल तक भी कोई इन तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई खासा कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। आप भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल अब आदिवासी प्रमुख चेहरे भाजपा के खेमे में हुए साथ आए, उसका भी कोई असर, कोई फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर नहीं आया। हमारे साथ कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप, क्या कुछ मंजर है, क्योंकि अब नतीजों की जो तस्वीरें हैं, साफ तस्वीरें सभी के सामने हैं, ऐसे में भाजपा कार्यालय में कैसी हलचल? देखिए, अभी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर हम खड़े हैं। पूरी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे। राजस्थान में जिस तरीके का परिणाम जो अपेक्षित रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जो महज 5 सीटों में से 1 सीटें प्रदेश में और भाजपा के पास थी। ये एक सरप्राइज कहा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ी टास्क बन गया था। हरियाणा में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया और ये माना जा रहा था कि राजस्थान में इन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो दमखम है वो दिखाएगी। अपने 11 महीने का कार्यकाल जो मुख्यमंत्री का रहा है, उन कार्यकाल के माध्यम से वो बटोरी जाएंगे, क्योंकि इस चुनाव के अंदर कोई भी केंद्रीय मंत्रियों को नहीं बुलाया गया और ये भी खास नजर रही है कि ये पूरा चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर लड़ा गया था। और यही बार बार कहा गया था, जब जिस पोल आए गए थे तो ये माना जा रहा था कि भाजपा के पास 4 से 3 सीटें रह जाएगी, लेकिन 5 सीटों पर जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री ने पार्टी और सीट के साथ बचाने का पूरा काम किया है। जैसे 7 तारीख को यहाँ पर जो राइजिंग राजस्थान है तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं। एक बड़ा संदेश यहाँ पर राजस्थान से दिया गया है, क्योंकि उपचुनाव से पहले भाजपा के पास महज 1 सीट थी और कांग्रेस को बड़ा प्रचार इस बार दिया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो पिछले देखते तो 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता काबिज की है। और हालांकि इस दौरान हनुमान बेनीवाल जो लगातार सीटों में थे, सिंधे विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। पार्टी राजस्थान में हो चुकी है, लेकिन लगातार ये दावेदारी की जा रही है कि जो 83 विधानसभा सीट है वहाँ आदिवासियों को साधने की कोशिश बीजेपी करने वाली है, लेकिन वहां पर वो नहीं हो पाया। और खासतौर पर हमने नजर डाली तो दौसा विधानसभा सीट पर सबकी नजर थी, जहां पर चुंडीलाल मीणा की साथ दाव करके उन्होंने पार्टी से 3 महीने अलग होकर जो अपना राजनीतिक जो कल्चर था वो अपना दिखाया और अपने भाई को वहां से टिकट दिलाने के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि पार्टी ऐसे बाद टिकट देने के बाद उनकी जीत कंफर्म होगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस का जो एक्टिव वोटर को जहाँ पर कैंडिडेट को उतारने का जो दाव का वो कहीं काम किया। और जो राजस्थान में हमेशा कल्चर चलता है, दौसा में कांग्रेस ने एक बार फिर वहां पर जीत हासिल की है, लेकिन वहां जो रिकाउंटिंग की मांग की गई थी, लेकिन रिकाउंटिंग में जो वक्त पहुंची तो वहां पर किसी खामी नजर नहीं हुई और एक तरफा जीत कांग्रेस की थी है। लेकिन इस पूरे अगर हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान एक पार्टी के पास क्या कुछ संगठनात्मक बदलाव की गुंजाइश रह गई है, क्योंकि हमने देखा 2 से 3 महीने बिल्कुल विधानसभा की 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे आ गए हैं। बीजेपी भाजपा के खेमे में हलचल तेज और खुशी की भी लहर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अजय पांडे, कुलदीप सैनी और अनिल पाठक जी। तमाम जानकारियों के लिए निगाह बनाए रखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। और अब नतीजे आए हैं तो बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा सीटों पर चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने इलेक्शन जो थे 9 सीटों पर कहा था, क्या समझती मैं समझती हूँ कि ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा शासन और प्रशासन का, छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। मैडम, कुदरती सीट पे किस तरीके से नारे दी जा रहे थे, कटोगे तो फटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस पे आ गई है। मार्जिन का बढ़ा 9 सीटों में तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती है? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ। जी वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत
को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करहल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी सभा पे आरोप है? बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंडली सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ भाजपा ने अपना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती है। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है इसी तरह का है। विधानसभा उपचुनाव में एनडीए 7 सीटें जीत चुकी है और गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,676 वोटों से उन्हें जीत मिली है। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल 30,400 से ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल जीते हैं। बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल 11,305 वोटों से जीते हैं। खैर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 38,291 सीटों से जीत दर्ज की उन्होंने। कुंदर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जीते हैं। सीसामऊ और करहल सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी 8,629 वोट से जीत दर्ज की है। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत दर्ज कर चुके हैं। तो इस खबर पर लगातार हमारे तमाम संवाददाताओं की नजर बनी हुई है। हमारे साथ कमलेश कुमार मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ माहौल अब, क्योंकि अब नतीजे सभी के सामने हैं? जी बताइए कि जो सुबह से ही जो यहाँ पर जो काउंटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जिसमें का जो माहौल है, जो जिसम देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से एकदम सबसे अलग। यहाँ पर जो है कि आम जन मानस भी इस बड़ी खुशियों के साथ लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे जीत होने के बाद। और जैसे ही मुख्यमंत्री कहना था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बटे नहीं और कटे भी नहीं। बता दें इस नारे का बहुत बड़ा असर मिर्जापुर में हो चुका है, क्योंकि महीनों भर के अंदर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक कई बार यहाँ मिर्जापुर में आके जनसभा कर चुके हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री का एक हफ्ते के अंदर 2 बार आना, जो कि इतनी मेहनत इन लोगों ने की, इस मेहनत का सफलतापूर्वक आज फल मिल गया है। बता दें कि मिर्जापुर से सुजीता मौर्य जो कि जिनको टिकट मिला था, वो आज विजयी घोषित हुई है। बिल्कुल। ऐसे में शोएब, अभी क्या कुछ माहौल है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जहां एक तरफ गम के बादल है तो वही खुशी का माहौल भी भाजपा के कार्यालय में नजर आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक पटेल को जिस तरह से जीत मिली है, बहुत ही अंतिम समय में इनका टिकट फाइनल किया गया था। दरअसल ये सीट भाजपा की ही थी। प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और लोकसभा में वो फूलपुर से अब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनके बाद ये सीट खाली हुई थी। इस बार दीपक पटेल जो फूलपुर की कभी इससे पहले सांसद थी केसी देवी पटेल, उनके बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया था। और इस बार का नतीजा, उन्होंने बहुत कम समय में मेहनत की और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं 2 बार अलग अलग तारीखों में जनसभाएं की, लोगों से अपील की, कहीं ना कहीं उसका असर दिखा। उसके अलावा भाजपा के कई बड़े नेताओं ने डेरा डाला हुआ था, जनता के बीच लगातार उन्होंने संपर्क किया था और जनता से उन्होंने जो अपील की उसका असर दिखा। और अब नतीजा जो आया है वो भाजपा के लिए खुशी लेकर के आया है। उनके प्रत्याशी को जीत मिली, 11,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फूलपुर की सीट एक बार फिर भाजपा के ही खाते में गई है। बिल्कुल, फूलपुर सीट वो सीट है जहां पर कांग्रेस चाहती थी चुनाव लड़ना, हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें कोई टिकट नहीं दिया। इसका क्या खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब नतीजे सभी के सामने हैं? देखिए, ये कहा तो जा सकता है, लेकिन जो जमीन पर हकीकत है वो जिस कैंडिडेट ने दावा किया था कांग्रेस का, उसने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा सुरेश यादव, और उसने जो परफॉर्मेंस दिया है 12-1300 के करीब उसको वोट मिला है। तो सुरेश यादव जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कोई इस तरह का बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया है, ज्यादा वोट नहीं पाए, तो उसका बहुत असर हो। कांग्रेस की दावा कर रही थी, लेकिन जब वो गठबंधन के खाते में वो चीज चली गई और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा,
तो फिर कांग्रेस का कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ा है। लेकिन जो उनके एक बागी प्रत्याशी जरूर थे, जो पदाधिकारी थे कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव जरूर निर्दलीय के रूप में लड़ा था, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है वो इस तरह का नहीं रहा कि जिससे कोई बहुत नतीजे। हाँ, ये जरूर है चंद्रशेखर रावल की पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने जरूर एक तरह से कह सकते कि कुछ न कुछ नुकसान जरूर किया है। 4000 से ज्यादा वोट उनके प्रत्याशी को मिला है। वही बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट पाए। तो ये वोट के समीकरण नतीजे पर इन्होंने जरूर असर डाला है। कमलेश, बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला बयान बेहद चर्चाओं में रहा। खासतौर पर पोस्टर में भी इस बयान का काफी जिक्र देखा गया। समाजवादी पार्टी का पोस्टर हो, बीजेपी का ये बयान काफी बार सुना गया। इसका कुछ खास असर भी इस नतीजों पर अब साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आया। देखिए, बता दें, मिर्जापुर में जो बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है, जो मुख्यमंत्री ने कहा था, उसका जब साफ साफ नजर आया, उसका जो असर है वो असर बहुत बड़ा है। आज उनकी कामयाबी ले गए। वही प्रधानमंत्री का कहना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनका भी जो नारा लगा था मिर्जापुर में, जो कि चर्चाओं का विषय बना था, लेकिन वो चर्चाओं का विषय जो है कि आज कामयाबी मिल गई है। बता दें, सुनीता मौर्य जो है कि उसी विधानसभा 2017 में चुनाव हार गई थी। वही डॉक्टर रमेश बिंद जो चुनाव जीते थे और उसके बाद फिर सांसद जो है कि बनोई की बने थे। अभी जो है कि रमेश बिंद जो है कि चुनाव मिर्जापुर में लोकसभा का जो हुआ था वो हार के, खुद उनकी बेटी जो है कि ज्योति बिंद इसी मैदान में उतर गए जिस मैदान में सुष्मिता मौर्य पहले हारी हुई थी। लेकिन आज दोनों की टक्कर हुई, सुष्मिता मौर्य जो है कि जीत हासिल हो पाई और रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप सभी का, दोनों का ही बहुत शुक्रिया। शोएब आपका और कमलेश आपका, आप निगाह बनाए रखिए। तो उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। गाजियाबाद से बीजेपी को जीत मिली है, तो वहीं फूलपुर, कटिहारी, कुंदरकी से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 3 दशक बाद यहां पर भाजपा को जीत मिला है। मझवा से बीजेपी को जीत मिली है। कटिहारी से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और फूलपुर से बीजेपी की प्रत्याशी जीती है। खैर से बीजेपी को जीत मिली है। बेहद सेफ सीट ये मानी जा रही थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी को भी टिकट देने के लिए समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन खैर सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी थे। गाजियाबाद सीट से बीजेपी को जीत मिली है। प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,676 वोट से जीत दर्ज किए हैं। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल 30,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किए हैं। फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल को 11,305 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। खैर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर 38,251 सीट से वोटों से जीत दर्ज की है। कुंदरकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जीते हैं और सीसामऊ और करहल दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहां से समाजवादी पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी 8,629 वोटों से जीती है। दूसरी तरफ करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की है। तो जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह को जीते हैं जेएमएम पार्टी। गांडेय से कल्पना सोरेन को जीत मिली है, क्योंकि अब झारखंड का जो सियासी भविष्य है वो भी तय हो चुका है। सरायकेला से चंपई सोरेन जीते हैं। धनवार से बाबूलाल बनानी को जीत मिली है और चंदन कियारी से जेएमएम की उमाकांत रजक को जीत मिली है। तो जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह को जीते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन का झारखंड में दबदबा बुलंद नजर आया। गांडेय से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्होंने जीत दर्ज की है। सरायकेला से चंपई सोरेन को जीत मिली है। चंपई सोरेन ऐन मौके पर चुनाव के दौरान ही उससे कुछ महीने पहले भाजपा का दामन थामते हैं और वो आज जीत दर्ज कर चुके हैं। चंदन कियारी से जेएमएम पार्टी के उमाकांत को जीत मिली है। तो झारखंड का सियासी भविष्य 5 साल के लिए तय हो चुका है। स्टेबल गवर्नमेंट की कोशिश, स्थिर गवर्नमेंट जनता की ख्वाहिश है और उसके लिए ही जनता ने जनादेश दिया है। जनादेश अब सभी के सामने है। झारखंड की तस्वीर, यानी कि सत्ता परिवर्तन जैसी कोई भी तस्वीर नहीं नजर आएगी, जिसका दावा बीजेपी ने किया था, एनडीए खेमे ने किया था।
हालांकि वो तस्वीर बिल्कुल उलट, सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अब हेमंत सोरेन की सरकार बरकरार रहेगी झारखंड में। हालांकि मैन ऑफ द मैच कौन होगा और सीएम कौन होगा, सीएम के रेस में कौन कौन है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं और कल्पना सोरेन का नाम भी सीएम दावेदारी में अब निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीएम की रेस में क्या कल्पना सोरेन भी सामने आती है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई नेता सामने आता है या फिर नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ इस चुनाव में दिखा और कांग्रेस के कई विधायक, कई प्रत्याशी इसमें जीत दर्ज कर चुके हैं। चंपई सोरेन ने भी जीत दर्ज की है, जो कि चुनाव के होने से कुछ महीने पहले ही भाजपा का दामन थामते हैं। उन्हें खड़ाऊ सीएम भी बुलाया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं उनके बाद 5 महीने के लिए चंपई सोरेन को सीएम बनाया जाता है। जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तो चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाता है, जिसके बाद नाराजगी का ये माहौल था और चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो अब तस्वीरें बदलती हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बरकरार जरूर है वही तस्वीरें, सरकार भी वही बरकरार रहेगी। जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम रिंकू जीते हैं, गांधी से कल्पना सोरेन को जीत मिल गई है। तो कल्पना सोरेन जो कि सीएम हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद राजनीति में कदम रखती है, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। आप तस्वीरें देख सकते हो, बधाई का सिलसिला अब लगातार जारी है। बच्चों के साथ ये तस्वीरें हैं और हेमंत सोरेन के साथ भी वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुशी का ये माहौल जेएमएम पार्टी के अंदर। अब हेमंत सोरेन बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर कल्पना सोरेन या फिर कोई और, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ये बधाई की ये तस्वीरें हैं, खुशी का माहौल है इंडिया गठबंधन में। जेएमएम पार्टी में बच्चों को गले लगाते हुए कल्पना सोरेन नजर आ रही है, बच्चे बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये झारखंड तो जेएमएम पार्टी के संयोजक हेमंत सोरेन सभी को बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। खुशी का ये मंजर है, सत्ता बरकरार रहने वाली है, ऐसे में सभी को बधाई तो देना बनता है। और इंडिया गठबंधन बेहद मजबूती के साथ इस चुनाव में थी। हालांकि अभी भी सवाल है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, क्या हेमंत सोरेन ही होंगे। देखिए मिठाई भी निकल गई है और अब मिठाई भी बांटा जाएगा। तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे और आप तस्वीरों देख सकते हैं, बधाई का सिलसिला अब जारी है। सभी कार्यकर्ता, नेता हेमंत सोरेन का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का हौसला बुलंद है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और 67% से भी ज्यादा मतदान हुए थे, जिसको देखकर बीजेपी खेमा, एनडीए खेमा बेहद आश्वस्त नजर आ रहा था कि जीत इस बार उनकी ही है। 2014 में भी सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहे थे और इस बार भी थे। सत्ता परिवर्तन उस वक्त भी हुआ था, इस बार भी यही अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार बरकरार रहेगी और हेमंत सोरेन सभी से बधाई लेते हुए और सभी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद है, तमाम मंत्री भी और तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सभी का मुंह मीठा कराया जा रहा है, सभी से हाथ मिलाया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। तो हेमंत की हिम्मत अभी भी बरकरार है और सरकार उनकी ही बनने जा रही है, कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। हेमंत सोरेन ही सत्ता को संभालते हुए, झारखंड की सत्ता को संभालते हुए नजर आएंगे, मुख्यमंत्री होंगे वहां के। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से खुशी का यह माहौल है, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, खासतौर पर जब चंपई सोरेन वहां से निकल कर आए। तमाम दिग्गज नेता जेएमएम पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे थे, भाजपा का दामन थाम रहे थे। ऐसे में सियासी मंजर और सियासी पंडित भी यही कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा जनता के मन में नहीं है और जनता ने अब अपना जनादेश दे दिया है। और जनादेश की ये तस्वीरें हैं, खुशी की लहर है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर हेमंत सोरेन में। तो हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने हेमंत सोरेन एक बार फिर से खिलकर सामने आ गए हैं।
उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है, जिन्होंने बेहद खराब वक्त में पार्टी को थामा, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। लोकसभा चुनाव का वो दौर था जब कल्पना सोरेन ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया था, हुंकार भर रही थी। हेमंत सोरेन उस वक्त जेल में थे और अब जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो कल्पना सोरेन भी यहां पर जीत दर्ज करती है। गांडेय सीट से उन्हें जीत मिली है इस चुनाव में। बेहद अहम ये चुनाव, और कल्पना सोरेन जो कि लगातार हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद पार्टी को मजबूत कर रही थी, वो भी तस्वीरों में बेहद खुश नजर आ रही है। तो सभी को बधाई देते हुए हेमंत सोरेन नजर आए। वही केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। 5,999 सीटों से, माफ करिएगा, जीत दर्ज की है। बीजेपी की आशा नौटियाल को जीत मिली है। कांग्रेस के मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। कांग्रेस के मनोज रावत को 18,031 वोट मिले हैं। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 9,266 वोट मिले हैं। बीजेपी के आशा नौटियाल को 5,099 सीटों से, वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो आशा नौटियाल पर भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में दांव लगाया था और वो दांव सही साबित होता हुआ आशा नौटियाल केदारनाथ उपचुनाव में विजयी रही है। कांग्रेस के मनोज रावत को उसके बाद 18,031 वोट मिले हैं। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान जो कि कांग्रेस को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे, 9,000 के करीब, उनको भी वोट मिला है। 5,099 वोटों से आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की है। बाबा केदार जिस धरती पर विराजमान है, उस विधानसभा, श्री केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हम सबका हमेशा उत्साहवर्धन करने वाले, और एक कार्यकर्ता के नाते अपने आप को जहां भी संगठन उनकी जिम्मेदारी लगाता है वहां पर पहुंचकर सभी को प्रेरित करना, सभी को लगाना, योजना करना, ऐसे हम सबके अग्रज पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंच पर आसीन हमारे संगठन मंत्री, जिनके संगठन कौशल के कारण से हम अनेक चुनाव में हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, आदरणीय अजय जी, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे दायित्ववान सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे बहुत वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण। मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे, वो कहते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे इस पूरे चुनाव अभियान को गति देने का काम जिन्होंने किया और इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय आदित्य कोठारी जी, जिन्होंने लगातार 4 महीने तक वहां पर प्रवास किया और उन्हीं के साथ पूरी तरह से इस पूरे चुनाव का कोऑर्डिनेशन करने वाले, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सुल्तान सिंह रावत जी, इन्होंने भी पूरा समय वहां पर लगाया। यहाँ पर हमारे विधायकगण हैं जिनकी इस पूरे चुनाव में वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तन मन के साथ सब लोगों ने वहां पर काम किया। हमारी मातृशक्ति है जो मुझे समय समय पर टकराती थी, हमारे युवा शक्ति है श्री सौरभ थपलियाल। इस बार मुझे सौभाग्य मिला कि 2 बार मैंने इनकी मोटरसाइकिल चलाई। पहले दिन अगस्त मुनि में और दूसरे दिन गुप्त काशी में, तो ठीक से चलाई थी ना। तो ऐसे मेरे बहुत युवा साथी, देवा भाई से लेकर तमाम लोग, हमारी बहनें, हमारे सभी मीडिया के बंधु भी, जो भी उनकी भी बड़ी ड्यूटी हो रही थी वहां। कई लोग 20-20 दिन मीडिया के लोग भी थे। वैसे नामांकन के बाद कई सारे लोगों ने लगातार वहां पर रहकर प्रवास किया। ऐसे सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी भाई, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु,
और आज दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले हमारे वहां के कुलदीप भाई कहाँ बैठे? अच्छा, ऊपर उधर में देखिए, हमारे कुलदीप भाई, इन्होंने भी रात दिन लगकर वहां पर बड़ा प्रयास किया। वहां पर हमारे सुबोध उनियाल जी, इनका बीच में थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हमने कहा कि नहीं, आपको वहां पर पूरी जाना है। ये भी जो है वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पूरा काम करके आए। और सभी ने, मैं तो सबसे पहले आप सबको, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को, और विशेषकर हमारे श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केदारनाथ विधानसभा की हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल को भारी अंतर से जिताया है। और भारी अंतर से ही नहीं जिताया, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उत्तराखंड गठन के बाद केदारनाथ में, उन सारे चुनावों में इस बार सर्वाधिक मत दिए हैं। जबकि उपचुनाव था तो उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वाधिक मत इस बार प्राप्त हुए हैं। और बहुत सारे मिथक तोड़े हैं, अनेक प्रकार के जो वहां पर दुष्प्रचार थे, उस दुष्प्रचार का जवाब दिया है। क्षेत्रवाद कुछ लोग उठा रहे थे, लगातार गंदी राजनीति कर रहे थे, जबकि हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड एक है, समेकित रूप से विकास करते हैं। कल मैं और आदरणीय निशंक जी पिथौरागढ़ गए थे और हम आते जाते लगभग पूरे दिन भर साथ रहे, तो हम एक एक जगह की बात कर रहे थे भाई साहब, कि उत्तरकाशी जनपद में क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो सकता है, पिथौरागढ़ में क्या जरूरत है, चमोली में हम क्या कर सकते हैं, गौचर का हम हवाई अड्डा कैसे डेवलप कर सकते हैं, चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी में क्या कर सकते हैं, कहां कहां हम हवाई सेवा चालू कर सकते हैं, कहां हमको मेडिकल सुविधाएं लानी है, कहां एजुकेशन के लिए काम करना है, कहां सड़कों के लिए काम करना है, कहां टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना है। हम इस प्रकार से विचार करते हैं क्योंकि पूरा राज्य हमारे लिए समेकित रूप से विकास करना हमारा परम कर्तव्य है। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है। और हमारे ये दुर्गेश्वर लाल जी यहां बैठे, इनकी विधानसभा ऐसी विधानसभा हो गई है जहां मुख्यमंत्री घोषणा सर्वाधिक हो गई है। मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं अब, तो यहां पर लोगों ने, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये जो दुष्प्रचार किया, उसको केदारनाथ की जनता ने करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने